नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्न जीके जीएस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाले प्रश्नों आपके आने वाले उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए। और इससे आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह का लेवल रहता है एग्जामों में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं और जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो महापुरुष लोग हैं उनका जन्म के बारे में या फिर राइटर के जन्म के बारे में या फिर कोई पॉलिटिक्स है उनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए जो मुंशी प्रेमचंद है ये कौन है, एक लेखक हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी गांव में हुआ था, वाराणसी जिले में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये आप लोग ध्यान देंगे, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अब मुंशी प्रेमचंद को पकड़ते हैं और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आगे प्रश्न में एग्जामों में बन सकते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप वाराणसी में बताएंगे, लेकिन जन्म कब हुआ था तो 1880 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? 1880 में इनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछा जाता है इनका मूल नाम क्या था, तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। क्या था? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन था, क्या नाम था उसका? तो मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था, उसका नाम था साजो वतन। क्या था? साजो वतन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से जितने प्रश्न रिलेटेड प्रश्न इनसे बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लगातार वीडियो क्लास करते हैं हमारा, तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारे प्रश्न जीएस के सारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं, तो आपको इसी एक वीडियो से जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। अब मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचना, जबकि ये राइटर हैं तो इनकी कुछ रचना जो कि फेमस एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उन रचनाओं को देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि रंगभूमि किसकी रचना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है रंगभूमि किसकी रचना, जीएस में ही पूछता है। ये सारी चीजें, हिंदी की बात तो अलग है। अगर आपसे पूछे कि ईदगाह किसकी रचना है, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद प्रतिज्ञा किसकी रचना है, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद नमक का दरोगा ये किसकी रचना है, तो नमक का दरोगा भी आपके मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यही पूछ ले एक राइटर के बारे में, अगर आपसे पूछे कि यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है यामा। तो इतनी बातें आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न इस वीडियो में चल रहा है ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब आपसे पूछे कि जन्म कब हुआ था, तो 1980 में। अगर आपसे पूछे कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय इनका मूल नाम था। क्या था? धनपत राय इनका मूल नाम था। और पहला कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद का साजो वतन था। क्या था? साजो वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह। मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं हैं जो फेमस है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की रचना, प्रतिज्ञा मुंशी प्रेमचंद की रचना और नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की रचना। अगर वहीं आपसे पूछे कि यामा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है यामा। अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल से प्रश्न है और यूपी प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है। तो देखिए, और ये 2018 में पूछा गया था। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश का ये हमारा 12वां क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए, और आगे भी प्रश्न में ये लगभग 2-3 बार ये विश्वविद्यालय के नाम के बारे में आपको बताया गया है। उनसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये उत्तर प्रदेश का
सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के बारे में। अगर आपसे पूछे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी। ठीक, ये आप लोग अगर आपसे पूछे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया, अगर आपसे पूछे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि विलियम म्यूर ने इनकी स्थापना की। किसने? विलियम म्यूर ने इसकी स्थापना किया। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है, इसे क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इतनी बातें यहां से आप लोग इसी यूनिवर्सिटी से बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, उसके बारे में बताइए, तो उत्तर प्रदेश में कुछ फेमस यूनिवर्सिटी हैं, 2-3 का नाम आप लोग याद रखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपसे पूछ ले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपसे पूछ ले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपसे पूछे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आप लोग BHU कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? ये 2016 में स्थापना इसकी हुई थी। उसके बाद काशी विद्यापीठ की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है ये हुई थी आपकी 1921 में। तो इतनी बातें आप लोग यूनिवर्सिटी से ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, स्थापना 1887 में हुआ था। और किसने किया स्थापना? तो विलियम म्यूर ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विलियम म्यूर ने इस विद्यालय की स्थापना की। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय को, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है। ठीक, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। और काशी विद्यापीठ की स्थापना 2021 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए, और इन प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, यूपी पुलिस में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है। और ये हम लोग देखते हैं कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन जो है ये भूटान को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भूटान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। और लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन का मतलब क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे तड़ित गर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तड़ित गर्जन की वजह से इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, या फिर तड़ित गर्जन का देश भी भूटान को कहते हैं। इस तरह से भी पूछ लेगा, तड़ित गर्जन का देश किसे कहा जाता है? तो भी भूटान। अब भूटान के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये आपका पड़ोसी देश भी है। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। अगर आपसे पूछे कि भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा क्या है, तो नुगलट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है? नुगलट्रम भूटान की मुद्रा है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भूटान की मुद्रा क्या है? नुगलट्रम है भूटान की मुद्रा। ठीक, ये इस तरह से मिलता है नुगलट्रम। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भूटान की मुद्रा हो गई और राजधानी, अगर आपसे पूछे कि भूटान का स्थानीय नाम क्या है, भूटान का स्थानीय नाम क्या है, इसे किस नाम से जानते हैं? भूटान का एक स्थानीय नाम है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे ड्रुगयुल कहते हैं। भूटान को क्या कहते हैं? भूटान को ड्रुगयुल कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे क्या बोलते हैं? भूटान को किस नाम से जानते हैं? इसे ड्रुगयुल कह के भी संबोधित करते हैं भूटान को। ठीक, भूटान का ये स्थानीय नाम है, ड्रुगयुल। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भूटान के बारे में, तो सर्वाधिक मान्यता यहाँ पे किस धर्म की है? भूटान में सर्वाधिक मान्यता अगर आपसे पूछे कि किस धर्म की है भूटान में, तो सर्वाधिक यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं भूटान में। और अगर आपसे पूछे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल बताइए, भूटान का राष्ट्रीय खेल बताइए, तो तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। क्या है? तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो ये थे हमारे भूटान के बारे में कुछ प्रश्न थे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के जीएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। भूटान का किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं? तो भूटान को कहते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? नुगलट्रम है भूटान की मुद्रा। और बात करते हैं भूटान का स्थानीय नाम क्या है? तो ड्रुगयुल है भूटान का स्थानीय नाम। क्या है? भूटान का स्थानीय नाम
ड्रुगयुल है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तड़ित गर्जन का देश किसे कहते हैं तो भी आप लोग भूटान को बताएंगे। और सर्वाधिक मान्यता यहाँ पे किस धर्म की है तो बौद्ध धर्म की सर्वाधिक मान्यता है भूटान में। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और पीडीएफ चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के पीडीएफ पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और देखिए इस तरह से, और ये आपके उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर एग्जाम 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे पूर्व का ग्रास के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो यहाँ पे शहरों के उपनाम भी पूछे जा रहे हैं, तो ये आप लोग ध्यान देंगे और इसे याद करके आप लोग जाएंगे शहरों के उपनाम। वैसे तो हम यहाँ पे 4-5 शहरों के उपनाम जरूर बताएंगे आपको, जिससे आप जो इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है कन्नौज शहर को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास माना जाता है तो कन्नौज शहर को उत्तर प्रदेश का पूर्व का ग्रास कहा जाता है। यूपी का एक कन्नौज जिला है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ शहरों के उपनाम, अगर आपसे पूछ ले कि सिराज ए हिंद किस शहर को कहा जाता है, सिराज ए हिंद उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है, तो सिराज ए हिंद उत्तर प्रदेश के जौनपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि काशी की बहन किसे कहा जाता है, काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो काशी की बहन के नाम से आप लोग ध्यान रखेंगे गाजीपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्वनाथ नगरी किसे कहा जाता है, विश्वनाथ नगरी किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कि विश्वनाथ नगरी किसे कहा जाता है या फिर घाटों की नगरी किसे कहा जाता है, घाटों की नगरी किसे कहा जाता है, तो ये दोनों नाम आपके वाराणसी के हैं। किसे, वाराणसी को कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। घाटों की नगरी या फिर विश्वनाथ नगरी या फिर घाटों का नगर, ये किसे कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, किसे कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, अगर बात करें कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है, यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। किसे, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, खुशबुओं का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो खुशबुओं का शहर भी किसे कहा जाता है, कन्नौज को ही कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, या फिर पूर्व का ग्रास पूछे या फिर खुशबुओं का शहर पूछे तो वो आपको कन्नौज बताना है, कन्नौज को कहा जाता है। सिराज ए हिंद किस शहर को उत्तर प्रदेश के कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है उत्तर प्रदेश के जिले। और विश्वनाथ नगरी या फिर घाटों का नगर किसे कहा जाता है, ये आपके वाराणसी को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी या फिर घाटों की नगर वाराणसी को कहा जाता है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है, मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है जो कि करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर 2017-18 का प्रश्न है का। और यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वो हम बताएंगे। प्रश्न भले ही पुराना है लेकिन इसमें दम है। देखिए काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल मिला, काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल मिला, तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। और ये 2017 करंट अफेयर का एग्जाम है और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक, अब 2018 का सेट उठा के देखेंगे आपको इसमें मिलेगा। ठीक, और देखिए अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। जैसे यहाँ पे नोबेल की बात की जा रही है तो नोबेल के बारे में कुछ चीज देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि किसके याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किसके, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब कुछ भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला जिसके बारे में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसे आपसे पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1911 में, तो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में। और इनकी रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार के बारे में कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष बताइए और सबसे कम
उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले महिला बताइए। देखिए ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं पुरुष की अगर बात करें, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष की बात करें तो लॉरेंस ब्रैग हैं। कौन? लॉरेंस ब्रैग सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं और इन्हें 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई है और मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और इन्हें कितने वर्ष की उम्र में, इन्हें 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज मिला है। ये सबसे कम उम्र की महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली हैं। देखिए काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल मिला था, तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। तो 2017 का ये करंट अफेयर का प्रश्न था। लेकिन अब नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे नोबेल बात करें तो इसकी शुरुआत 1901 में, अगर आपसे पूछे किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष का नाम बताइए, तो लॉरेंस ब्रैग हैं जिन्हें 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई हैं जिन्हें 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज मिला। ठीक, पाकिस्तान के सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन है, तो देखिए ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन इस वजह से लिया गया है इस प्रश्न को, ताकि आप लोग उसे देख सकें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और इन प्रश्नों से संबंधित जो वर्तमान समय में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर से, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए तो पाकिस्तान के सीनेट में पहली विपक्ष की महिला नेता कौन बनी थी, ये अभी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है शेरी रहमत। क्या नाम है उनका? शेरी रहमान नाम है। क्या है? शेरी रहमान इनका नाम है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे ये कब बनी थी, तो 2018 में पाकिस्तान के सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता बनी थी। अब कुछ प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पाकिस्तान की अगर आपसे पूछे कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, पाकिस्तान की पहली महिला, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो बेनजीर भुट्टो थी। कौन? बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज कौन थी, पाकिस्तान की अगर बात करें पहली हिंदू महिला जज कौन थी, तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज की बात करें, पहली महिला हिंदू जज की बात करें, तो उनका नाम है सुमन कुमारी। क्या नाम है? सुमन कुमारी। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुमन कुमारी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज थी। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन है, अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी थी, उनका नाम है निगार जौहर। क्या नाम है उनका? निगार जौहर उनका नाम है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निगार जौहर ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग पाकिस्तान से याद रखेंगे। देखिए पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता, देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश है क्या, ये पाकिस्तान हम ही लोगों से बना है, हम ही लोगों की वजह से बना है, भारत से की बदौलत है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है। तो इनका पाकिस्तान की सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता जो है शेरी रहमान है। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान में कौन बनी थी, तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन है, तो पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे पाकिस्तान से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और ये मिसाइल से संबंधित प्रश्न है और यहाँ से देखिए डिफेंस से भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे रक्षा प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बात करते हैं सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो सीकर तकनीक के साथ भारत की सबसे फेमस मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस है। अब ब्रह्मोस के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न बात करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जीके जीएस की दृष्टि से। अगर सबसे पहले पूछेगा कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, ब्रह्मोस की सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि इसकी मारक क्षमता क्या है, तो ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकता है। ठीक,
और ब्रह्मोस के बारे में बात करें, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भारत की सुपरसोनिक, अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है तो सुपरसोनिक ये क्रूज मिसाइल है। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मोस के निर्माण के बारे में, तो ब्रह्मोस का निर्माण दो देशों ने मिलकर किया। भारत और रूस ने मिलकर के इसका निर्माण किया। और भारत की तरफ से DRDO जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत की तरफ से NPO ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इन दोनों ने बनाया था ब्रह्मोस मिसाइल को। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो ब्रह्मोस है सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितनी है, तो 290 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकता है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसका निर्माण रूस और भारत ने मिलकर के किया। भारत की तरफ से DRDO और रूस की तरफ से NPO ने मिलकर के इसका निर्माण करा था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेन चलती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलती है। कौन कौन सी, तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, 2018 का प्रश्न है। ये 2018 में पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेन चलती है। तो ट्रेनों से संबंधित भी आपको प्रश्न पढ़ के जाना है। तो भारत के और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलती है। एक तो आपका चलती है समझौता एक्सप्रेस। कौन था, समझौता एक्सप्रेस चलती है, समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे चलाया गया था 1976 से चलता है। ये 1976 में चलाया गया था। उसके बाद दूसरी ट्रेन चलती है थार एक्सप्रेस। कौन, थार एक्सप्रेस। और थार एक्सप्रेस की बात करें, थार एक्सप्रेस कब से चलता है, तो ये 1916 से चलता है। कब से, 1916 से भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। उसके बाद अब भारत में रेल की शुरुआत के बारे में देखते हैं। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, तो ये बात आप लोग देखते हैं। भारत में रेल की शुरुआत, तो ये देखते हैं कब हुई भारत में रेल की शुरुआत। तो भारत में रेल की शुरुआत जो है ये 12 अप्रैल, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में। और ये रेल सुविधा कहां से कहां तक चलाई गई थी, सबसे पहले मुंबई से पुणे के बीच में सबसे पहले रेल चलाई गई थी। कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच में रेल चलाई गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई से थाने के बीच में रेल चलाई गई थी भारत में। और ये 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी, 34 किलोमीटर। और ये जो रेल थी, भारत की पहली रेल जो चली थी, इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, तो डलहौजी के समय में भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किसके समय, डलहौजी के समय में भारत में रेल व्यवस्था शुरू हुई थी। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेन चलती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन। एक तो समझौता एक्सप्रेस चलती है जो कि 1976 से चल रही है, और एक थार एक्सप्रेस चलती है जो कि 1916 से चल रही है। थार एक्सप्रेस 1916 से चल रही है। ठीक, और भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल की शुरुआत हुई थी, जो कि मुंबई से थाने तक पहली बार चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की ये यात्रा थी। और नाम क्या था ट्रेन का, ब्लैक ब्यूटी नाम था। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी नाम था। और कार्यकाल इस समय किसका था, डलहौजी के समय में कार्यकाल इसका था, कार्यकाल डलहौजी का था। इस समय भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले, अगला प्रश्न है कि सहायक संधि किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो सहायक संधि के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पुलिस के एग्जाम में सहायक संधि के बारे में पूछा गया था। तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे। सहायक संधि किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो सहायक संधि जो है ये वेलेजली के समय में शुरू हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली के समय में शुरू हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के समय में शुरू हुआ था। और ये यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और बात करते हैं वेलेजली का टाइमिंग। अगर आपसे बात पूछे कि इसका समय कब से है, तो ये 1798 से लेके 1805 तक इसका कार्यकाल है। 1798 से लेके 1805 में 5 तक इसका कार्यकाल है। अब बात करते हैं थोड़ी सी सहायक संधि के बारे में, देख लेते हैं क्या था सहायक संधि। अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था, अगर आपसे पूछे कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार किया था, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला था हैदराबाद। कौन था,
हैदराबाद था सहायक संधि स्वीकार करने वाला, सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार किया था। और ये 1798 में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार किया, तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया। अब कुछ चीजों के बारे में, कुछ गवर्नर जनरल के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू किया था, या फिर आपसे पूछ ले कि पुलिस व्यवस्था का जनक भारत में कौन है, पुलिस व्यवस्था का जनक भारत में कौन है, या फिर आपसे पूछे कि सिविल सेवा के जनक कौन है, भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है, तो इन सब का जनक कौन हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जनक कौन हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने इनका, इन सभी का जन्मदाता हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस, और पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की है। सिविल सेवा के जनक भी कौन है, कॉर्नवालिस है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सहायक संधि किसके शासन काल में शुरू हुई थी, तो वेलेजली के समय में। ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। वेलेजली का समय 1798 से लेके 1805 तक है। और सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला सहायक संधि कौन था, तो सर्वप्रथम सहायक संधि हैदराबाद ने स्वीकार किया, 1798 में स्वीकार किया। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सिविल सेवा के जनक भी कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इतनी बातें आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसे रिवीजन करेंगे। मतलब 24 घंटा में अगर 2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद भी हो जाएंगी और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया, तो ये भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है और ये करंट अफेयर का प्रश्न है। लेकिन अब यहाँ पे कंपनियों के बारे में, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन कंपनियों के बारे में हम लोग देखते हैं संस्थापक और भी स्थापना कब हुआ था। तो ये प्रश्न लेने का यही मकसद है कि आप जान सके कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, और इन प्रश्नों से संबंधित जो वर्तमान समय में जो आपकी जीएस जीके से किससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम बता सके, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक, तो देखिए, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था, तो इसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का नाम आया था। किसका, कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का नाम आया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का नाम आया था। ठीक, वैश्विक डाटा चोरी अपराध के मामले में। अब कुछ कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अमेजन कंपनी, अमेजन से आप लोग सामान तो मंगाते होंगे, तो गिफ्ट वगैरह सब आप लोग वहां से ही मंगाते हैं देने के लिए। तो जेफ बेजोस ने किया था इसकी स्थापना। किसने, जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1994 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि फेसबुक की स्थापना किसने किया, फेसबुक की स्थापना किसने किया, तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की है। किसने, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में। अगर आपसे पूछे कि गूगल की स्थापना किसने किया, गूगल की स्थापना किसने किया, गूगल की स्थापना किसने किया, तो लैरी पेज और ब्रिन ने इसकी स्थापना किया था। लैरी पेज एंड ब्रिन ने इसकी स्थापना किया था, गूगल की स्थापना। और गूगल की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट से भी आप लोग गिफ्ट मंगाते हैं बाबू सोना को देने के लिए, तो इसके भी आप लोग बात करेंगे कि इसका स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना सचिन बंसल और बन्नी बंसल ने किया था। किसने किया था, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, एक बार फिर से सारे कंपनियों का रिवीजन करेंगे। हाल ही वैश्विक डाटा चोरी अपराध के मामले में उस समय का वो मामला रहा होगा जब ये 2018 का पेपर है, तो उस समय में ये चर्चित मामला रहा होगा। इस तरह से, इसी वजह से पूछ लिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एनालिटिक कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया था। अब अमेजन कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं। 1994 में स्थापना हुई थी। और ये सारे प्रश्न जो हैं, इस तरह के प्रश्न आपको अगर आप लोग याद करते हैं तो ये हमेशा के लिए आपको काम करेगा। करंट अफेयर में ये हमेशा के लिए आपको काम करेगा। जैसे फेसबुक के संस्थापक तो बदलने वाले हैं नहीं, तो मार्क जुकरबर्ग ही रहेंगे हमेशा इसके संस्थापक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी बदलने वाला नहीं है, तो 2004 में हुई थी। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो आप लोग की तैयारी मजबूती से होगी और अच्छी तैयारी होगी। गूगल की स्थापना लैरी पेज और ब्रिन ने किया था। लैरी पेज और ब्रिन ने 1998 में इसकी स्थापना किया था।
फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने किया था? तो सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना और बिन्नी बंसल दोनों ने मिल करके किया था। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिल करके किया था फेसबुक इसकी स्थापना 2007 में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने संभाला था? और ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिएगा। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पे कमान कौन संभाला था? तो बंदा बहादुर ने संभाला था। किसने? बंदा बहादुर ने संभाला था। अब बंदा बहादुर से क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो बंदा बहादुर का सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका बचपन का नाम क्या था। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। क्या था इसके बचपन का नाम? लक्ष्मण देव इसके बचपन का नाम था। इसके अलावा इसे बंदा बैरागी भी कहा जाता है। बंदा बैरागी भी इसे ही कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बंदा बैरागी किसे कहा जाता है? बंदा बहादुर को ही बंदा बैरागी भी कहा जाता है। अब इसके बारे में, और बंदा बैरागी ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया जाता है कि इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो लाहौगढ़ में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ पे? लाहौगढ़ में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। इसने सिक्के भी चलवाए थे। बंदा बहादुर ने सिक्के भी चलवाए थे, और सिक्के चलवाए, और भी पूछा जाता है कि किसके नाम पे सिक्के चलवाए थे? तो ये गुरु नानक के नाम पे सिक्के चलवाता है, गुरु नानक के नाम पे। और जो कि सिक्कों के पहले गुरु थे, गुरु नानक सिक्कों के पहले गुरु थे। और गुरु गोविंद के नाम पे भी ये सिक्का चलवाया था। गुरु गोविंद और गुरु नानक के नाम पे सिक्का चलवाया था। और गुरु गोविंद के बारे में बात करें, और ये किस नंबर के गुरु थे? तो ये 10वें नंबर के गुरु थे। इनके नाम पे ये सिक्का भी चलवाया था। और बंदा बहादुर की हत्या के बारे में बात करें तो आगे चल के इसकी हत्या करवा दी जाती है। 1716 में इसकी हत्या करवा दी जाती है फर्रुखसियर के द्वारा। किसके? फर्रुखसियर के द्वारा इसकी हत्या करवा दी थी। फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवाया था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि गुरु गोविंद जो कि सिखों के 10वें गुरु के बारे में बात कर रहा है, तो सिखों के ये 10वें गुरु थे। इसके बाद सिख धर्म में कोई गुरु नहीं बने। सिखों की जो गुरुओं की प्रथा है वो समाप्त हो गई थी। और इसके बाद इनके एक विश्वसनीय शिष्य थे जिसका नाम बंदा बहादुर था। इन्होंने जो सिख धर्म था उसका कमान संभाला था। ठीक, तो इनके बचपन का नाम पूछा जाता है तो लक्ष्मण देव था बंदा बहादुर के बचपन का नाम। इसे बंदा बैरागी भी कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी लाहौगढ़ में बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बंदा बहादुर की हत्या 1916 में फर्रुखसियर ने करवाई थी। 1716 में फर्रुखसियर ने करवाई थी। और सिक्के चलवाए थे इसने किसके नाम पे? गुरु नानक के नाम पे और गुरु गोविंद के नाम पे सिक्के चलवाए थे। किसने? बंदा बहादुर ने। ठीक, पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? तो आप यहाँ पे देखिए, पाकिस्तानी अपना पड़ोसी कंट्री है, और ये भी यूपी पुलिस एग्जाम के 2018 में पूछा गया यहाँ से प्रश्न है। तो देखिए, पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम किसने गढ़ा गया था? किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान नाम गढ़ने वाले सबसे पहले कौन है? चौधरी रहमत अली। कौन है? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। ठीक, तो ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अब बात करते हैं यहां से पाकिस्तान के बारे में। अब यहाँ पे पाकिस्तान को पकड़ते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पाकिस्तान अच्छे से। पाकिस्तान यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग बताएंगे पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1947 में हुआ। 1947। और कैसे जन्म हुआ? तो भारत से अलग होकर, भारत से क्या होकर? अलग होकर इसका जन्म हुआ 1947 में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की मांग किसने किया था, तो पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कब किए? तो 1940 में इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। और कौन सा अधिवेशन में? तो पाकिस्तान का मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में किया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में किया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बांटो और छोड़ो का नारा कब लगाया गया था? बांटो एंड छोड़ो का नारा किसने लगाया था? बांटो और छोड़ो का नारा किसने लगाया था? तो मुस्लिम लीग ने लगाया था। किसने लगाया था? मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा लगाया। और कब लगाया था? तो ये 1943 में। और 1943 में इंपॉर्टेंट किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा लगाया गया था? तो कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा लगाया गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट है, आपके पाकिस्तानी से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पाकिस्तान का नाम सर्वप्रथम किसने गढ़ा? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सबसे पहले गढ़ा। और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, अगर इसका पूछे जन्म कब हुआ था, तो 1947 में भारत से अलग होकर इसका जन्म हुआ था। कब? 1947 में भारत से अलग होकर इसका जन्म हुआ था। पाकिस्तान का मांग किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान का मांग किया। और
लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। भारत छोड़ो का नारा कब लगाया गया? तो यहाँ पे पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग में लगा 1943 में भारत छोड़ो का नारा, और बांटो और छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा नहीं, बांटो और छोड़ो का नारा 1943 में लगा, मुस्लिम लीग ने लगाया, कराची अधिवेशन में लगाया था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न भी आपको कई बार बताया गया है, और खैर उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था 2018 में। ठीक, तो ये प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में लौटाया? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग सुनेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में आप लोग सुने होंगे, और इसके विरोध में ही, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि हटाई थी। और ये घटना कब की है? 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब है? 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में, सर की घटना अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई। इसके अलावा अगर पूछ ले आपके एग्जाम में कि गांधी जी ने कौन सी उपाधि हटाई, तो गांधी जी ने भी अपनी उपाधि लौटाया था। तो इन्होंने लौटाया था केसरे हिंद की उपाधि। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई? केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? गांधी जी ने लौटाई। इसके अलावा जमना लाल बजाज भी अपनी उपाधि लौटाए थे। किसने? जमना लाल बजाज भी कौन से, अगर आपसे पूछ ले कि अपनी उपाधि किस आंदोलन के विरोध में लौटाई थी, तो ये भी आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इन्होंने कौन सी उपाधि लौटाई? तो राय बहादुर की उपाधि छोड़ी। कौन सी? राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये विरोध क्यों हो रहा था, तो ये विरोध इस वजह से हो रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, क्योंकि सत्यपाल एंड सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? सत्यपाल एंड सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हें छोड़ने के लिए शांतिपूर्वक क्या कर दिया गया था? वहां पे अनशन पे लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोली भीड़ पे, जो भी भीड़ इकट्ठी थी उस पे चलाई थी। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंदोलन में, इनके विरोध में आंदोलन चल रहा था, इनके गिरफ्तारी के विरोध में, और वहां पे जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें साथ दिया था हंसराज नामक हिंदू ने, जनरल ओडायर का साथ दिया था। तो ये सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में लौटाया? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया। किस बाग में? जलियांवाले बाग नरसंहार के विरोध में लौटाया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और ये अमृतसर में हुई थी। कहाँ पे? अमृतसर में हुई थी। और गांधी जी ने इसमें अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी लौटाई दी थी। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। किसने? गांधी जी ने। और जमना लाल बजाज ने इसमें राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। और किसके विरोध में ये आंदोलन चला था? सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। और ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और जो कि नदी से संबंधित प्रश्न है। तो नदियों के बारे में भी आप लोग पढ़ के जाएंगे, और ये 2018 यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से में है। तो देखिए, ये तो थोड़ा आसान है कि आप लोग बता पाएंगे कि ये महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और त्र्यंबक पहाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। पश्चिमी घाट में, वहां पे आपके त्र्यंबक पहाड़ी पड़ता है। वहां पे नासिक से यहाँ पे इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। ठीक, अब ये महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, और इसे ही दक्षिणी गंगा, और फिर इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, या फिर इसे ही वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, या फिर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? भारत की
अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी नदी कौन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो ये आपकी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 1400 कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर है। किसकी कितनी? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और कहां से अगर आपसे पूछे कि उद्गम होता है, तो त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी पड़ता है। और पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किसको? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा कह के भी संबोधित किया जाता है। और दक्षिण भारत की, या फिर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, या फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो भी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो भी गोदावरी आप लोग बताएंगे। और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। कितनी? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। कौन सी झील है? वुलर झील है। और भारत की किस राज्य में है? ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कौन सी राज्य में? जम्मू और कश्मीर राज्य में। अगर आप अब बात करते हैं भारत की कुछ झीलों के बारे में, जैसे अब बात करेंगे चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी, आपसे पूछे कि खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। अगर आपसे पूछे कि ये कैसे झील का उदाहरण है, तो ये लैगून झील है। लैगून झील कैसा झील है? चिल्का झील, लैगून झील है। और ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी पूछे तो आपको चिल्का झील है। और भारत की पहली रामसर साइट भी है। भारत की पहली रामसर साइट कौन है? तो ये भी आपकी चिल्का झील है, भारत की पहली रामसर साइट। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जबकि एक और झील के बारे में अगर आपसे पूछे कि लोकटक झील कहाँ पे है, लोकटक झील कहाँ पे है, तो लोकटक झील इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर में है। और लोकटक झील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक इस पे तैरता हुआ नेशनल पार्क बना हुआ है। इस पे लोकटक झील पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क बना हुआ है। और उसका क्या नाम है? तो उसका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। तो और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है और जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके बाद इसके अलावा डल झील भी आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। और ये लैगून झील है और ये सबसे बड़ी तटीय झील भी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी आपसे पूछे कौन सी है, तो वो भी चिल्का झील है। और भारत की पहली रामसर साइट भी पूछ ले क्या है, तो चिल्का झील है। लोकटक झील के बारे में बात करें तो मणिपुर में स्थित है और इस पे एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो आगे बात करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। गलत हो जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पीडीएफ चैनल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है ये आपके जापान से संबंधित है। किसे? जापान से प्रभावित है, जापान देश से लिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिए। जबकि अगर आपसे पूछे कि विधि का शासन किस देश से लिया गया, विधि का शासन किस देश से लिया गया, तो विधि के शासन के बारे में बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया 2018 में। ठीक, तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे संविधान के स्रोतों के बारे में अभी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संविधान के स्रोतों के बारे में हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जब जैसे एक प्रश्न हमें बताया कि विधि का शासन किस देश से लिया गया, तो वो ब्रिटेन से लिया गया। जबकि कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया ये किस देश से प्रभावित है, तो ये जापान से प्रभावित है। कहाँ से? जापान से प्रभावित है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि समानता किस देश से लिया गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, समानता स्वतंत्रता एंड बंधुता ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से? फ्रांस से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, मौलिक कर्तव्य ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया। किस देश के संविधान से? रूस से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे
अगर आपसे पूछे कि आपातकाल हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। किस देश से? जर्मनी के संविधान में। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके मौलिक अधिकार के बारे में ये अमेरिका से लिया गया। किस देश के? अमेरिका से लिया गया। तो संविधान स्रोतों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारा संविधान का जो बाहरी स्रोतों से बनाया गया है मिला करके। कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ये जापान से प्रभावित है। कहां से? जापान से प्रभावित है, ये जापान से लिया गया है। उसके बाद विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। कहां से? फ्रांस से लिया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल की व्यवस्था ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकाल उपबंध ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका की व्यवस्था संविधान से लिया गया है। तो ये थे हमारे संविधान के कुछ विदेशी स्रोत। बात करते हैं अगला भी प्रश्न पॉलिटी से है, और ये यूपी पुलिस एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल, जो कि ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, 1 अप्रैल ये 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। पहले शिक्षा को अगर आपसे पूछे कि शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, जो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो इसके लिए किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत संविधान में कौन सा अनुच्छेद जुड़ा था? इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा था। कौन सा? अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा। अगर आपसे पूछे कि वही अलग से एक प्रश्न आप लोग बताएंगे कि अगर आपसे पूछे कि सूचना का अधिकार कब आया था, सूचना का अधिकार ये कब आया था, तो सूचना का अधिकार जो है ये 2005 में आया था। कब? 2005 में। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया, तो 2009 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जबकि लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था तो इसे बनाया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार, और इसे अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सूचना का अधिकार कब आया था, तो 2005 में सूचना का अधिकार आया था। इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो ये इलाहाबाद जिले में, इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। इलाहाबाद का नाम अब बदल गया है तो अब हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या सबसे ज्यादा इलाहाबाद में है और दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे कौन सा स्थान आता है, किसका, तो मुरादाबाद जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का जिला है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो महोबा जिले की। कहाँ की? महोबा जिले की है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, या फिर उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या और सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या किस राज्य की है, तो ये दोनों के मामले में भी सर्वाधिक पुरुष और महिला किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा पुरुष की बात करें या फिर महिला की बात करें तो भी आपका प्रयागराज हो जाएगा। सबसे ज्यादा पुरुष पूछे कहाँ पे है तो भी प्रयागराज, महिला पूछे सबसे ज्यादा कहाँ पे तो भी प्रयागराज। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये 20.2 था। कितना? 20.2 था उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर। और उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे था, तो भारत में ये पूरे 15वें स्थान पे था। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 था।
कितना था 829। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के घनत्व के मामले में किस स्थान पे था पूरे भारत में? तो 4th स्थान पे था। किस स्थान पे? 4th स्थान पे था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मतलब इसका रिवीजन भी हम लोग साथ में करते चलते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में है सबसे ज्यादा जनसंख्या। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। अगर सेकंड नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे? मुरादाबाद में निवास करती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक पुरुष कहाँ पे हैं या फिर सर्वाधिक महिला आबादी किस राज्य में है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा पुरुष आबादी या फिर महिला आबादी। 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में कितनी थी? तो 20.2 10 की वृद्धि थी। 10 की वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पे था। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना 829 है, और जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है कि सवाई जयसिंह ने खगोली कहाँ वेधशालाएं स्थापित की? खगोली कहाँ वेधशाला स्थापित, खगोली वेधशाला कहाँ स्थापित की? तो इस तरह से ये प्रश्न टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो यूपी पुलिस के एग्जाम में भले पूछा गया था, लेकिन ये प्रश्न हम आपको कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार बता चुके हैं यहाँ पे खगोली वेधशाला के बारे में, जो सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। तो प्रश्न तो ये नहीं था, बल्कि पूछा था कि कौन सा वेधशाला इसमें नहीं है। तो आप पहले जानेंगे कि कितने वेधशालाएं थी और कौन कौन सी थी, तभी तो आप लोग छाट पाएंगे उसमें। तो यहाँ पे आप लोग सारे वेधशालाओं के बारे में देखेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कहाँ थी? तो जयपुर में वेधशाला बनवाई थी। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में भी वेधशाला बनवाई थी, जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। दिल्ली में, जयपुर में, उसके बाद मथुरा में बनवाई थी, मथुरा में। उसके बाद वाराणसी में भी इनका वेधशाला था, वाराणसी में भी वेधशाला था। और इसका उज्जैन में भी इन्होंने वेधशाला बनवाई थी। ठीक, तो उज्जैन वाला कहाँ पे? एमपी में है, और जयपुर वाला कहाँ पे? राजस्थान में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दिल्ली में तो आप लोग दिल्ली जानते हैं, वाराणसी, मथुरा ये उत्तर प्रदेश में वेधशाला है। और जयपुर वाला था जो वेधशाला, ये यहाँ पर सवाई राजा जयसिंह का ये सबसे बड़ा वेधशाला था। और इसे यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? तो इसे यूनेस्को में 2011 में, मुझे लगता है 2010 में इसे शामिल किया गया था। यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? इसे 2010 में शामिल किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि कुछ स्थलों के बारे में, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा स्थल, फेमस स्थल कहाँ पे है। अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर भी कहते हैं, इसे ही हरमिंदर भी बोलते हैं स्वर्ण मंदिर को। और ये कहाँ पे है? ये अमृतसर में। कहाँ पे? स्वर्ण मंदिर ये अमृतसर में है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इस पे सोना किसने लगवाया था, स्वर्ण मंदिर पे सोना लगवाने का काम किसने किया था, ये भी पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर पे सोना लगवाने का काम किसने किया था। तो राजा रणजीत सिंह ने सोना लगाने का काम किया था। किसने? राजा रणजीत सिंह ने सोना लगवाने का काम इस पे किया था। अब एक मंदिर के बारे में और देखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात करें, अगर आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पे। माउंट आबू पे स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पे? ये राजस्थान में है, वहां पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो निर्माण कराया था बिमल शाह ने। किसने? बिमल शाह ने। और इसके अंदर कई मंदिर आती हैं, लगभग 4 मंदिर इसके अंतर्गत आती हैं। और वो उसका निर्माण, कुछ मंदिरों का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल भी करवाया था। इस वजह से कहीं कहीं आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो आपको मिल जाता है वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। लेकिन विमल शाह अगर ऑप्शन में रहे तो आप लोग विमल शाह सही करेंगे। एक बार फिर से सभी का रिवीजन करेंगे कि सवाई राजा जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की। तो यहाँ पे 5 जगहों पे, एक जयपुर में जो कि सबसे बड़ा था और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया 2010 में, ये वेधशाला थी सवाई राजा जयसिंह में। दिल्ली में भी वेधशाला इन्होंने बनवाई थी। मथुरा और वाराणसी में इन्होंने वेधशाला बनवाई थी, मथुरा और वाराणसी में। और उसके बाद उज्जैन मध्य प्रदेश में भी इन्होंने वेधशाला बनाई थी। अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, यदि हर मंदिर भी जिसे बोला जाता है, तो ये अमृतसर में स्थित है। उसके बाद सोना लगवाने का काम इस पे राजा रणजीत सिंह ने किया, था सोना लगवाने का काम। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू राजस्थान में अरावली पर्वत पे पड़ता है, वहां पे स्थित है। और इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। किसने? विमल शाह ने करवाया था। किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? किस राज्य में? तो
यहाँ पे प्रश्न पूछा था, ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और ये पूछा था कि किस राज्य में विधानमंडल नहीं है, द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। तो पहले आप जानेंगे कि किन के राज्यों में विधानमंडल है द्विसदनी, तभी तो बता पाएंगे। तो भारत के 6 राज्यों में विधान मंडल है। विधानमंडल का बात, द्विसदनी विधानमंडल की बात कहाँ पे किसे कही जाती है, कि जहाँ पे विधानसभा की भी सीट हो और विधान परिषद की सीट दोनों हो, उसे कहते हैं द्विसदनी विधानमंडल। और किन किन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है, तो यहाँ पे सारे राज्यों का नाम आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश आप लोग नहीं भूलेंगे, उत्तर प्रदेश में द्विसदनी विधानमंडल है। उसके बाद बिहार में भी द्विसदनी विधानमंडल है। उसके बाद दक्षिण में आप लोग महाराष्ट्र से जाएंगे, महाराष्ट्र में द्विसदनी विधानमंडल है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आप लोग कर्नाटक को लेंगे, यहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल है। और महाराष्ट्र के जस्ट सामने आप लोग तेलंगाना को लेंगे, यहाँ पे भी द्विसदनी विधानमंडल है तेलंगाना। और फिर आंध्र प्रदेश में भी द्विसदनी विधानमंडल है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विधानमंडल कहाँ, जिस हर राज्यों में विधान परिषद तो होता है, राज्यों में विधानसभा तो होता है, लेकिन अगर विधान परिषद अगर हो, विधान परिषद भी उस राज्य में हो, विधानमंडल के साथ साथ विधान परिषद भी हो, तो उसे कहते हैं द्विसदनी विधानमंडल। ठीक, अगर आपसे पूछे कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 169 के तहत की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत की जाती है। अगर आपसे पूछे कि विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का अगर सदस्य बनना हो, यहाँ पे विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो अगर विधान परिषद का सदस्य बनना हो तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो यहाँ पे 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष, 30 वर्ष। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद तो अस्थायी सदन है क्योंकि ये भंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सदस्यों का भी कार्यकाल फिक्स किया गया है। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। तो देखिए, किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है, तो उत्तर प्रदेश, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों पड़ोसी देश हैं, मतलब पड़ोसी राज्य हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस तरह से 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल जहाँ पे विधान परिषद और फिर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो, उसे द्विसदनी विधानमंडल कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो इसकी स्थापना और समाप्ति अनुच्छेद 159 के तहत की जाती है, 69 के तहत की जा सकती है। और न्यूनतम इस विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक होता है। कितना, 6 वर्ष तक। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए यहाँ पे संविधान सभा जब बन रही थी तो उस समय कुछ समितियां भी बनाई गई थी, तो उन समितियों से भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए, संघ शक्ति समिति के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। संघ शक्ति समिति के संबंध को अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और कुछ समितियों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष, या फिर अगर आपसे पूछे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कि संचालन समिति संविधान में या फिर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत के ये पहले राष्ट्रपति भी बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बताएंगे कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, क्योंकि इन्होंने प्रांतों को एक करने का भी काम किया है। तो उस तरह से आप हिंट भी लगा सकते हैं। कौन थे, सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव
अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, मसौदा समिति भी कहा जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। उसके बाद अगर आपसे पूछे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे या फिर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति या फिर झंडा समिति के अध्यक्ष। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान में कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? 7। इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है, इसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूपी पुलिस एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पुलिस एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, किस रियासत में 1947 में पाकिस्तान में विलय की घोषणा की? तो किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में विलय की घोषणा की? लेकिन देखिए जूनागढ़ जो विरासत था, जूनागढ़ विरासत के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसने क्या किया? इसने घोषणा किया था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन इसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में इसका विलय कर लिया गया। लेकिन इसका भारत में विलय कब हुआ था? इसका भारत में विलय कैसे कर लिया गया? ये इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका भारत में विलय जनमत संग्रह के द्वारा कराया गया। किस संग्रह के द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा इसके भारत में विलय करा लिया गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ रियासत थी हमारे पास जिनका विलय भारत में किया गया और कुछ कार्यवाही के द्वारा इनका भारत में विलय किया गया। वो एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछे कि हैदराबाद का विलय भारत में किस कार्यवाही के तहत किया गया, तो हैदराबाद का विलय जो है वो पुलिस कार्यवाही के तहत किया गया। किस कार्यवाही के तहत? पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का विलय भारत में किया गया। हैदराबाद रियासत का विलय भारत में किस कार्यवाही के तहत किया गया? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कार्यवाही के तहत हैदराबाद का विलय किया गया, या फिर किस कार्यवाही के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया, किस कार्यवाही के द्वारा, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हैदराबाद के विलय के बारे में बात करें तो ये पुलिस कार्यवाही के द्वारा हुआ था। किस कार्रवाई के द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किस कार्रवाई के द्वारा हुआ था, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किस कार्रवाई के द्वारा, तो जम्मू कश्मीर आया था ये विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये भारत आया था। ठीक, तो यहाँ पे 3 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 विलय पत्र पे हस्ताक्षर, और इन सभी कार्यों के लिए जो हमारे रियासत थे उनके भारत में मिलाने का काम, भारत में मिलाने का सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनकी मतलब स्टैच्यू बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इसके साथ इनके साथ वीपी मेनन ने भी इनमें बहुत सहयोग किया था। किसने? वीपी मेनन ने। तो मिलाने का काम जो है वो सरदार पटेल और वीपी मेनन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में विलय की घोषणा की? तो जूनागढ़ रियासत ने सबसे पहले जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी, लेकिन ये पाकिस्तान में मिल नहीं पाया। इसे जनमत संग्रह के द्वारा इसे भारत में मिला लिया। किस संग्रह के द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। इसी तरह से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत में किस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया? तो ये मिलाया था विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो सर्वाधिक प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन भी इसमें सर्वाधिक प्रयास किया था। जो देशी रियासत हमारे इधर उधर बिखरे थे उसको भारत में मिलाने का प्रयास सरदार पटेल ने सर्वाधिक प्रयास किया था। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? तो ये प्रश्न था कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और ये भी यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया, और थोड़ा सा स्वरूप बदला गया है, लेकिन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। प्रश्न के स्वरूप को बदला गया लेकिन प्रश्न के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। तो देखिए, कर्क रेखा गुजरती है आपके भारत के 8 राज्यों से। सारे राज्यों को हम बताएंगे, क्योंकि अगर आप जानेंगे कि किन किन राज्यों से गुजरती है तभी तो आप बता पाएंगे कि किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान से भी गुजरती है, राजस्थान के बाद कर्क रेखा आ जाती है आपके मध्य प्रदेश में आ जाती है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के बाद जाती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है। उसके बाद कर्क रेखा चली जाती है आपके पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा में जाएगा।
उसके बाद कर्क रेखा जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद जाएगा पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के बाद जाएगा कर्क रेखा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कर्क रेखा जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा जाएगा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा जाएगा आपके त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाद जाएगा कहाँ पे, मिजोरम में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 8 राज्यों से होके गुजरती है हमारी कर्क रेखा। तो अब बात करेंगे थोड़ी सी कर्क रेखा के बारे में, थोड़ी सी कर्क रेखा, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा। कर्क रेखा 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितनी, 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा। अगर 13.5 डिग्री ऐसे नहीं मिला, 13.5 डिग्री ऐसे लिखा हुआ नहीं मिला, तो इस तरह से मिलेगा 23 डिग्री 30 मिनट मिलेगा, 30 मिनट। ये 23 डिग्री 50 मिनट पे आप लोग नहीं लगाएंगे, 23 डिग्री 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री इस तरह से होता है, क्योंकि 1 मिनट जो है यहाँ पे 60 मिनट बराबर फिर 1 डिग्री हो जाता है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कंफ्यूज किया था यूपी पेट में, इसी तरह से प्रश्न यहाँ पे मिनट में दे करके बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि 1/2 के मतलब उन्हें 0.5 पता होता है, तो इस वजह से वो लोग 23 डिग्री 5 मिनट लगा दिए थे, ठीक, तो 50 मिनट लगा दिए थे, तो इस वजह से ये गलती हो गया था। अब बात करते हैं कर्क रेखा पे जब सूर्य होता है तो वो कब होता है, कर्क संक्रांति उसे कही जाती है। कर्क संक्रांति कब होती है, कर्क संक्रांति ये 21 जून को होती है। 21 जून को ही क्यों कर्क संक्रांति होती है, क्योंकि 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पे होता है। किस रेखा पे, कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य किस रेखा पे होता है, कर्क रेखा पे होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछे कौन सी नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को, तो माही नदी 2 बार काटती है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कि भारत में किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों में कर्क रेखा, एक आपका गुजरात हो गया, राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, उसके बाद चली जाती है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा से गुजरती है, फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, उसके बाद कर्क रेखा त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उड़ीसा में नहीं जाती है क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 उड़ीसा में भी जाती है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। अगर कर्क संक्रांति 21 जून के दिन होता है, इस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और सूर्य कर्क रेखा पे 21 जून को सीधे लंबवत चमकता है। 21 जून के दिन हम लोग योगा दिवस भी मनाते हैं, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक दिवस एक पुस्तक के बारे में, एक महोत्सव के बारे में आप लोग जरूर याद करके जाएंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और ये देखिए 2018 में इतना कठिन पुस्तक के बारे में पूछा गया था, जो कि गणित सार संग्रह है। हम लोग भी कुछ पुस्तकों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिससे आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके। तो महावीराचार्य जो है, महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक है। कौन है, महावीराचार्य हैं गणित सार संग्रह के लेखक। अब कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं पुस्तकों के बारे में। जैसे आप लोग पढ़ेंगे हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो बाणभट्ट बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे मुद्रा राक्षस के लेखक बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक बताइए, तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। कौन है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक। अगर आपसे पूछे कि मृच्छ कटिकम के लेखक बताइए, मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है, तो मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक हैं। मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद योगाचार के लेखक बताइए, योगाचार पुस्तक के लेखक बताइए, तो असंग हैं योगाचार पुस्तक के लेखक। कौन है, असंग योगाचार पुस्तक के लेखक हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि न्यायावतार पुस्तक के लेखक बताइए, न्यायावतार पुस्तक के लेखक के बताइए, तो सिद्धसेन है। न्यायावतार पुस्तक के लेखक कौन है, सिद्धसेन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। काव्य दर्शन पुस्तक के लेखक, काव्य दर्श की पुस्तक के लेखक कौन है, तो काव्य दर्श पुस्तक के लेखक दांडी, आचार्य दांडी काव्य दर्श पुस्तक के लेखक है। इतनी पुस्तकों के बारे में आप लोग कम से कम ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई, तो महावीराचार्य के द्वारा गणित सार संग्रह लिखी गई है। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई है। मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछे
कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी गई है। शूद्रक के द्वारा योगाचार पुस्तक, असंग के द्वारा योगाचार पुस्तक, यहाँ पे असंग लिख देते हैं, असंग के द्वारा लिखी गई है योगाचार पुस्तक। किसके द्वारा, असंग के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि न्यायावतार पुस्तक सिद्धसेन के द्वारा लिखी गई है, और काव्यदर्श पुस्तक ये दांडी के द्वारा, आचार्य दांडी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डबल रोटी में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसमें, किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम, डबल रोटी में सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका, सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सोडियम बाई कार्बोनेट का आप लोग फार्मूला भी याद रखेंगे। सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3 होता है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, इसे खाने का सोडा भी बोला जाता है, और इसे ही मीठा सोडा भी बोला जाता है, मीठा सोडा भी इसे ही बोला जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे, अगर आपसे पूछे कि वॉशिंग सोडा के बारे में बताइए। वॉशिंग सोडा, इसे धोवन सोडा भी बोला जाता है। वॉशिंग सोडा को क्या कहता है, इसे धोवन सोडा बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, इसको वॉशिंग सोडा को धोवन सोडा भी कहा जाता है। Na2, इसका फार्मूला होता है Na2CO3, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। और इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आप लोग नोट करेंगे अपने कॉपी में। एक बार फिर से सभी का रिवीजन करेंगे। देखिए, डबल रोटी बनवाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला NaSCO3 होता है। अगर आपसे पूछे कि खाने का सोडा, इसे ही कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वॉशिंग सोडा, जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, धोवन सोडा, वॉशिंग का मतलब धोने, यानी कि धोवन सोडा किसे बोलते हैं, तो Na2CO3 को बोलते हैं, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछे खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न कि स्पाईवेयर क्या है, तो स्पाईवेयर एक मालवेयर है जो कि साइबर जासूसी के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, साइबर जासूसी के लिए प्रयोग किया जाने वाला ये एक मालवेयर है, तो जिसे क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर बोलते हैं। ठीक, और कुछ मालवेयर हमारे पास और हैं। जैसे मालवेयर की बात करें, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। अगर स्पाईवेयर पूछा है तो मालवेयर के बारे में आगे भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, मालवेयर की बारे में बात करें तो वायरस भी एक तरह का मालवेयर है, जो कि दुर्भावना के लिए तैयार किया जाता है। किसी की चीजों को हैक करने के लिए हैकर के द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर कुछ सामग्री आपके फोन से डिजिटली रूप से कुछ सामग्री चुराने के लिए किया जाता है। तो ये होता है वायरस, ये भी एक तरह का मालवेयर होता है। उसके अलावा वार्म भी एक तरह का मालवेयर होता है। ट्रोजन वायरस के बारे में अगर पूछे कि ट्रोजन वायरस क्या है, तो ट्रोजन वायरस भी साइबर जासूसी मतलब वायरस है, साइबर जासूसी मालवेयर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी ट्रोजन वायरस भी एक वायरस है। इसके अलावा स्पाईवेयर भी याद रखेंगे। उसके अलावा एडवेयर भी आपसे पूछ ले क्या है, तो ये भी एक प्रकार का मालवेयर है। उसके बाद रैसमवेयर पूछे, रैसमवेयर भी एक तरह का मालवेयर है, जो कि ये जासूसी, साइबर जासूसी के लिए प्रयोग किया जाता है, और आपके बिना इच्छा से आपके सामानों, आपके फोन से फोटो निकाल लेना, वीडियो निकाल लेना, या फिर आपका बाबू का चैटिंग निकाल लेना, इन सभी कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में खोजा गया वायरस कौन था, भारत में खोजा गया
भारत में खोजा गया वायरस का क्या नाम है? तो ये भी एग्जाम में कई दफा पूछा गया कि भारत में खोजा गया वायरस का नाम, तो उसका नाम सी ब्रेन है। क्या है? सी ब्रेन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। स्पाईवेयर क्या है? तो ये एक साइबर जासूसी मालवेयर है। स्पाईवेयर साइबर जासूसी मालवेयर है। कुछ मालवेयर के प्रकार हमारे पास, जैसे वायरस भी एक तरह का मालवेयर होता है, वार में भी मालवेयर होता है। उसके बाद ट्रोजन वायरस भी एक मालवेयर का प्रकार है। एडवेयर भी मालवेयर का प्रकार है। रेशम वेयर भी मालवेयर का प्रकार है। विश्व पंचोई और दिया सलाई उत्सव कौन से जनजाति मनाते हैं? और ये भी आपके यूपी स्पेशल से प्रश्न है कि विश्व पंचोई और दिया सलाई उत्सव ये जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। किस जनजाति के द्वारा? जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है दिवाली को शोक के रूप में। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो बिजनौर और आगरा साइड में, बिजनौर एंड आगरा साइड में निवास करती है। कहाँ पे? बिजनौर और आगरा साइड में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि राजी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में राजी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो राजी जनजाति को क्या कहा जाता है? ये इस तरह से प्रश्न पूछा गया जाता है। तो राजी जनजाति को बनरोत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनरोत भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में भूटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पाई जाती है? तो भूटिया नामक जनजाति उत्तराखंड क्षेत्र में, जहाँ उत्तराखंड से सटे जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पे पाई जाती है। उत्तराखंड से सटे जिले या फिर उत्तराखंड क्षेत्र में यहाँ पे लिख लीजिए पाई जाती है। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे कि विश्व और पंचोई और दिया सलाई उत्सव कहाँ पे, दियाई उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो कौन सी जनजाति? जौनसारी बनाते हैं। दिवाली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। तराई क्षेत्र में थारू निवास करती है। बुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा साइड में रहती है। बिजनौर और आगरा साइड के उत्तर प्रदेश में रहती है। राजी जनजाति को क्या कहा जाता है? तो इसे बनरोत भी कहा जाता है। राजी जनजाति को बनरोत भी कह के संबोधित किया जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भूटिया जनजाति, तो उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है भूटिया जनजाति, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर जिले में राहुल संकृत्यान संस्थान किस दुर्लभ वस्तुओं के संग्रहालय है? तो गोरखपुर जिले में जो राहुल संकृत्यान संस्थान है, ये किन दुर्लभ वस्तुओं के संस्थान है? दुर्लभ वस्तुओं का पूछ रहा है। तो यानी कि ये पुरातात्विक स्रोतों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे किस चीज का संग्रहालय है? तो यहाँ पे मुहरें रखी जाती है। तो मुहरों का और मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? मृदा पात्र। मृदा पात्र का यहाँ पे साक्ष्य रखा जाता है इस संग्रहालय में। इसके अलावा सिक्कों का भी साक्ष्य यहाँ पे रखा जाता है। सिक्कों का साक्ष्य गोरखपुर में स्थित है। यहाँ पे आप लोग आके यहाँ पे घूम लेते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गोरखपुर के बारे में, तो गोरखपुर में कुछ प्रसिद्ध शहर भी हैं। गोरखपुर के कुछ प्रसिद्ध शहर के बारे में आप लोग बताएंगे। तो गोरखपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है, ये फेमस है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जरूर यहाँ से प्रश्न छप सकता है। अगर आपसे पूछे कि गीता वाटिका कहाँ पे, गीता वाटिका कहाँ पे है, तो भी आप लोग गोरखपुर में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि गीता प्रेस कहाँ पे, गीता प्रेस, तो भी आप गोरखपुर बताएंगे। गीता प्रेस या फिर गीता वाटिका, गोरखपुर। उसके अलावा गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? गोरखनाथ मंदिर, तो भी आपके गोरखपुर में स्थित है। उसके बाद रामगढ़ ताल कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ ताल कहाँ पे स्थित है? तो ये भी गोरखपुर में स्थित है। उसके बाद सोहगौरा, ये भी कहाँ पे है? सोगौरा नामक स्थान, ये फेमस है, गोरखपुर में स्थित है। और चौरी चौरा जो फेमस है, जो घटना घटी थी चौरी चौरा 1922 में, वो भी कहाँ पे है? चौरी चौरा नामक स्थान भी आपके गोरखपुर में है। तो इतनी बातें गोरखपुर में आप लोग ध्यान रखेंगे। एवं फिर से सभी का रिवीजन करेंगे। गोरखपुर जिले में स्थित राहुल संकृत्यान संस्थान किन दुर्लभ वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुहरों के लिए प्रसिद्ध है और मृदपात्र और सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर की बात करें तो ये प्रसिद्ध शहर के बारे में, जैसे गीता वाटिका पूछ ले, गोरखपुर में है। गीता प्रेस भी गोरखपुर में है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर भी कहाँ पे है? गोरखपुर में है। उसके बाद रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में। सोगौरा भी गोरखपुर में, चौरी चौरा भी गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो भारत कला भवन है, ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश की कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर वाराणसी में और चीजें, अगर आपसे पूछे कि भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? भारत माता
भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ पे है, वाराणसी में स्थित है। उसके अलावा अगर कहे कि देवी दीपावली कहाँ पे मनाई जाती है, देवी दीपावली कहाँ पे मनाई जाती है, तो देवी दीपावली भी प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये भी आपके कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो भी आपके वाराणसी में के लिए ही प्रसिद्ध है। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तुलसीदास जो कि किस भक्ति से संबंधित है, जो कि राम भक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये राम भक्ति से संबंधित है। और इनकी जो मृत्यु की बात है तो वो भी 80 घाट पे हुई थी, वाराणसी में 80 घाट पड़ता है, वहां पे 80 घाट वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो पहली वंदे भारत ट्रेन ये वाराणसी से दिल्ली तक चली थी। कहां से, वाराणसी से दिल्ली तक चली थी। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो भी वाराणसी में। देवी दीपावली कहाँ पे प्रसिद्ध है, ये कहाँ मनाई जाती है, तो वो भी आपके वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है। तुलसीदास के बारे में बात करें जो कि राम भक्ति से संबंधित है, इनकी मृत्यु 80 घाट वाराणसी में हुई थी। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, 80 घाट वाराणसी में हुई थी। पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से चली थी, तो वाराणसी से दिल्ली के बीच में पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश का पुराना कई नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पुराना नाम आप लोग ध्यान रखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस है। क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। कब, 1937 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का नाम कुल 4 बार बदला गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब क्या है, इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त प्रांत। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम मतलब संयुक्त प्रांत कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे देख लेते हैं राजधानी आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कब, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करें तो 1947 से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनी थी हिंदी, और उसके बाद 1989 से भारत की उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा 1989 को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कब बनाया गया, 1989, ये 19 है। 1989 को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाया गया उर्दू को। किसे बनाया गया, उर्दू को बनाया गया। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी हम लोग मनाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का कितना है, तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय भाषा 1947 से हिंदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद रखिएगा। और 1989 से उर्दू इसकी राजकीय भाषा है। संयुक्त प्रांत भी इसका नाम था, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है। और फिर क्षेत्रफल की बात करें 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। तो अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।